India is actually rapidly progressing as the obesity capital also. ये एक्टिविटीज से कहीं ना कहीं नी आर्थराइटिस प्रोग्रेस होता है। Seek help early. कि ओबेसिटी की वजह से हमारे घुटनों पे और ज़्यादा जोर पड़ता है। ओवरऑल मस्कुलेचर बॉडी का वीक है, कमजोर है। इतना प्रोसेस्ड फूड का आज जो हम सेवन करते हैं वो 20 साल पहले हम नहीं कर रहे थे। पहले जमाने के 70 साल के लोग करते थे। जो हड्डी घिस गई है वो किसी भी इन चीज़ों से वापस नहीं आएगी। All of that has contributed to a early degeneration. और आप तभी चल पाएंगे जब आपके घुटने आपका साथ देंगे। डॉक्टर आशीष, आपने बात करी कि नी आर्थराइटिस की तरफ तो जाना ही है, डीजनरेशन इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। लेकिन डीजनरेशन की तरफ जाते जाते हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जिससे हमारी जो डीजनरेशन की तरफ एक दौड़ है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाए? सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आपका जो एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है। अगर किसी को लगता है कि नी आर्थराइटिस उनको इफ़ेक्ट कर रहा है तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो उस आर्थराइटिस को बढ़ा देगा, जैसे कि इंडियन वॉशरूम यूज़ करना, फुल स्क्वाट करना, मलासन जिसको हम बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये एक्टिविटीज़ से कहीं ना कहीं नी आर्थराइटिस प्रोग्रेस होता है। और कहीं अगर पेशेंट ओबीस है और वेट उसका ज़्यादा है तो उसको डाइटरी मॉडिफिकेशन से भी बहुत मतलब उस प्रोग्रेसिव आर्थराइटिस को प्रोग्रेस करने में वो हेल्प मिलेगा। कि अगर वो वेट लूज़ कर सकें तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। अगर वेट लूज़ नहीं भी हो पाता बिकॉज ऑफ एनी रीजंस की डाइट तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया बट दे आर नॉट एबल टू डू एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द नी पेन, तो कहीं ना कहीं उनको वेट मेंटेन तो ज़रूर करना है और साथ में बैक एक्सरसाइजेस ऐड करनी है। क्योंकि अगर बैक स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं उनका एक्टिविटी बढ़ेगा विद नी सपोर्ट्स, थोड़ा सिकाई वगैरह करके, थोड़ा हल्का मेडिकेशन लेके। तो अगर वो फिजिकल एक्टिविटी में बेयर मिनिमम एक्टिविटी पे चले जाते हैं जहाँ पर वो दिन में 4-5 हज़ार स्टेप्स चल लें, तो ये सारे प्रिकॉशंस और अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से उनको फ़र्क पड़ेगा। कई लोग होते हैं जो ऐसी सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ सेकंड या थर्ड फ्लोर पर रहते हैं, तो हम तो उनको कई बार ये भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इफ़ यू हैव टू लिव विद द आर्थराइटिस तो आपका लिविंग स्टाइल, कहाँ रहते हैं, कितना सीढ़ी डेली चढ़ना है, अब उनको दिन में अगर 3 बार 50-60 सीढ़ियाँ चढ़नी है तो आई थिंक वो अगले 5 साल में बहुत जल्दी आर्थराइटिस प्रोग्रेस कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपना घर शिफ्ट करने का भी सोचना चाहिए, या तो लिफ्ट लगाओ या वो ग्राउंड फ्लोर पे आए। अपने घर में अगर इंडियन वॉशरूम ही यूज़ करते हैं तो उसको मॉडिफाई करना है, बेड का हाइट छोटा है तो उसको बड़ा करना है, चेयर्स बहुत छोटी हैं उसको बड़ा करना है, सोफ़े बहुत सॉफ्ट हैं उसको चेंज करना चाहिए। तो ऐसे कुछ घर की मॉडिफिकेशंस होगी। और क्योंकि एल्डरली एज ग्रुप में बैलेंस रिफ्लेक्सेस वीक हो जाते हैं, तो हमें ये भी देखना है कोई रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कहीं गिरने का डर ना हो, क्योंकि ऑलरेडी नी आर्थराइटिस में इम्बैलेंस होता है जी। तो सिंपल घर की मॉडिफिकेशंस करेंगे, अपना फिजिकल एक्टिविटी अपनी एज और वेट के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, और वो एक्टिविटीज़ जो पेन बढ़ाती हैं उनको हम या सीवियरली रिस्ट्रिक्ट करें या अवॉइड करें। जी, आपने बात करी कि इंडियन कमोड्स और इंग्लिश कमोड्स की, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन रहता है। अब मोस्टली अब घरों में अगर हम देखते हैं तो इंग्लिश कमोड्स यूज़ होते हैं, और अगर हमारे पुराने हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो वो यूजुअली इंडियन कमोड्स यूज़ करते थे, और हमने उन्हें बहुत ही रेयरली सुनते हुए सुना है कि मेरे घुटनों में दर्द है। आजकल के हमारे पेरेंट्स या हम लोग बात करते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है। तो उस टाइम पर रहते हुए भी, इंडियन कमोड्स यूज़ करते हुए भी, अब आप रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कह रहे हैं कि इंडियन कमोड्स कम यूज़ करें ताकि डीजनरेशन की तरफ हम कम जाएं, पर इंग्लिश से क्या हो रहा है कि आपका डाइजेशन उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन? ये बेसिकली आजकल भी पेशेंट जो एल्डरली एज ग्रुप के आते हैं वो यही बोलते हैं कि हमें तो बैठना अच्छा लगता है नीचे, और हमारे दादा परदादा के टाइम पे तो ऐसे आर्थराइटिस नहीं होता था। सो अगर हम उस एज ग्रुप को आज से कंपेयर करें, ऑफ कोर्स उस टाइम पे उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता था, उनका डाइट में इतना फैट और इतना सैचुरेटेड फैट ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। डाइट वाज मच मोर क्लीनर, जी। ऑर्गेनिक, फुल ऑफ ग्रीन्स, मोर वेजिटेरियन एंड लेस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। तो कहीं ना कहीं उनका लाइफस्टाइल इन्वॉल्व बेटर डाइट, उनका लाइफस्टाइल इन्वॉल्व लॉट ऑफ वॉकिंग, तो उनका जो मसल टोन्स था, उनका फैट कंटेंट कम था, मसल टोन बेटर था। तो उस एज ग्रुप में इवन टिल 70-80 देयर नीज वर डूइंग फाइन। बट आजकल विद सेडेंटरी लाइफस्टाइल, विद पुअर क्वालिटी न्यूट्रिशन
and lack of physical activity to a great extent, and plus a silent killer diseases like diabetes, hypertension and so many other problems. I think वो सारा जो burden of disease है उसकी वजह से knee arthritis बहुत early advance हो जाता है. And then if you don't exercise, it is very difficult to sit on the ground on a squatting position and then get up, because overall musculature body का weak है, कमज़ोर है. कहीं ना कहीं वो फिटनेस लेवल इतना कम हो चुका है कि जो पहले ज़माने के 70 साल के लोग करते थे, आज के लोग 40 साल वालों को करने में भी दिक्कत होती है. जी. I'd also like to add कि हम नी को आइसोलेशन में ना देखें. जी. Knee is finally a part of this complex machinery of the body. So everything that's impacting some other place has its influence on the knee as well, right? For example, अगर हम 20 years back और आज के अपने diet को compare करें, इतना processed food का आज जो हम सेवन करते हैं वो 20 साल पहले हम नहीं कर रहे थे. अगर हम weight की बात करें तो India is actually rapidly progressing as the obesity capital also. Diabetes capital तो हम थे, बट ओबेसिटी जितना आज हमें फ्रीक्वेंटली मिलता है लोगों में, उतना फ्रीक्वेंटली हमारी एल्डर जनरेशन्स में ओबेसिटी नहीं था. एड ऑन टू इट द लाइफस्टाइल changes that now we have stressful jobs and maybe so all of that has contributed to a early degeneration of many other parts of the body including the knee joint. So डॉक्टर आकर्ष, ओबेसिटी की बहुत बात हो रही है. डॉक्टर आशीष ने भी बोला कि ओबेसिटी बहुत कॉमन है, और डॉक्टर नमिता ने भी बोला कि ओबेसिटी की वजह से हमारे घुटनों पे और ज़्यादा जोर पड़ता है. अब ओबेसिटी तो है, हमें कम भी करना है, लेकिन उसको करने के लिए हमें एक्सरसाइज या फिर दौड़ लगानी पड़ेगी, पर क्योंकि घुटने खराब है इसलिए दौड़ लगा नहीं पा रहे हैं. तो ये विशियस सर्कल को ब्रेक करने का तरीका क्या है? सो अगेन, अब ओबेसिटी है, घुटनों पे पूरा जोर है, आप चल नहीं सकते, लेकिन घुटने भी खराब है, उनको हमें ठीक भी करना है. सो आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द राइट टाइम to undergo the surgery. When you need, yes, there has to be a definitive way where you can just cut out from this pain and go to a good orthopedic surgeon and let him know that yes, you are in pain. हमारे जनरेशन का प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमें आर्थराइटिस है. दवाइयों से काम चल रहा है, चला लेंगे. गूगल से पढ़ के हम खुद करना चाहते हैं रेमेडीज. आप आंवला ले लीजिए, ये ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, उससे आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा. द बेसिक कोर इज़, जो हड्डी घिस गई है वो किसी भी इन चीज़ों से वापस नहीं आएगी. तो आपको ऐसा कुछ करना ही है जिसकी वजह से ये आपका दर्द ठीक हो, और चलने की, और आप तभी चल पाएंगे जब आपके घुटने आपका साथ देंगे. सो येस, देयर शुड नॉट बी एनी फियर फ्रॉम दिस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर and go for the surgery. So in short, I think early intervention, seek help early. अगर आपको दर्द है और आप obese भी हैं तो हम घर बैठ जाते हैं कि मेरी सर्जरी तो मुश्किल हो जाएगी, बहुत डिफिकल्टीज होंगी, एंड ये साइकिल ब्रेक खत्म ही नहीं होती है. So if you have a problem, seek help. And I think the role of neighbors is very important. किसी ने कह दिया अरे मेरी सर्जरी तो खराब हुई थी, तो automatically that is a disheartening story for that patient. True. So one should always look to the positive stories rather than negative stories. तो मैं अगर मिडिल एज की बात करूं डॉक्टर आशीष, 35, 40 ईयर्स, 45 तक भी अगर मान लें, कॉर्पोरेट वर्किंग फीमेल मान लेते हैं, बट आई वुड नॉट गो फॉर अ सर्जरी राइट नाउ, बट स्टिल माई नीज आर हर्टिंग. तो क्या सोल्यूशन आप इसका बताएंगे कि वज़न भी ज़्यादा है, मैं अभी दौड़ भी नहीं लगा सकती, लेकिन मेरे घुटनों में भी पेन है और मैं अभी सर्जरी भी नहीं करा सकती? सो बेसिकली जब भी कोई नी पेन से आता है तो उसमें हमें उसका रूट कॉज तो देखना है, और अगर वो आर्थराइटिस निकल के आता है उसमें उसको स्टेजिंग करना है, कितना ख़राब है जॉइंट. अगर हम 0% से लेके 100% को माने कि 100% कंप्लीट डैमेज है, 0% बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है. मोस्टली जो पेशेंट्स जो पेन लेके आते हैं वो सेकंड या थर्ड स्टेज से शुरुआत होती है, क्योंकि स्टेज 1 पे तो कोई नहीं आता है. तो सेकंड या थर्ड स्टेज पे जो पेशेंट आता है उनको हम फर्स्ट टाइम जब देखते हैं तो पूरा इवैल्यूएशन करके ये जानते हैं कि डिजीज़ का प्रॉब्लम कितना सिवियरिटी है, उनका बॉडी वेट कैसा है, उनका प्रोफेशन क्या है. मान लिया वो स्पोर्ट्स प्लेयर है, फुटबॉलर है, या वो कॉर्पोरेट जॉब वाला है, उनका वेट थिन एंड लीन है वर्सेस कोई बहुत ओबीज है. अकॉर्डिंग टू ऑल दीज फैक्टर्स उनको डायबिटीज़ कितना है, उनको और कोई इश्यूज़ तो नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देख के हम उनका एक टेंटेटिव ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं. ऑफकोर्स जब हम स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, सबसे पहला जो एक कंजर्वेटिव माइंडसेट होता है, हम हमेशा हर एक पेशेंट को एक मौका देते हैं
कि क्या आप अपना डाइट मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या आप अपना लाइफस्टाइल, अपना रहने का तरीका, अपना खाने पीने का उठना बैठना, ये सारी चीज़ें मॉडिफाई करके आप देख सकते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरवेंशन। मेडिकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं होता, बट हाँ, जब शुरुआत में कोई पेशेंट सीवियर पेन में है उस टाइम आप उसको बोलो जी अब तुम कल से 4 किलोमीटर चलना शुरू कर दो या दौड़ना शुरू कर दो या कोई फिर स्विमिंग कर लो, वो कर नहीं पाएंगे बिकॉज पेन है। तो जो उनका एक्यूट फेज़ है जिसकी वजह से मजबूरी में उनको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास आना पड़ा है, पहले उस फेज़ को ख़त्म करना है। उसके लिए हम चाहे उनको ठंडा सिकाई बताएं, हल्का बहुत माइल्ड पेन किलर दें, कुछ कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट दें, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सारे पेशेंट्स 70-80% पेशेंट्स किसी न किसी विटामिन डेफिशिएंसी से भी सफ़र कर रहे होते हैं, जिसको हम अगर पूरा करते हैं तो वो बेनिफिट उनको मिलता है। तो वो स्टेज 1 पे हम ये सारी एनालिसिस करके उनको एक बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं। वो कुछ हफ्तों तक ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं। अगर वो पेशेंट लेस देन 50 ईयर्स है तो हमारा कोशिश ये रहता है कि कितना कोशिश करके हम उनको कंजर्वेटिव तरीके से मैनेज कर दें। जी। जब उनको लगता है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी कर लिया, सिकाई भी कर लिया, अपना फिजियोथेरेपी भी ट्राई किया, ये सब भी चीज़ें हो गई और तब भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो फिर हम उनको और ऑप्शंस सजेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बाय दैट टाइम बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के तेल की मालिश भी ट्राई करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कराते हैं, होम्योपैथिक भी कराते हैं, बिकॉज इंडियन माइंडसेट मोस्टली कंजर्वेटिव है। दे वांट कि हाँ इस एज में हम ऑपरेशन क्यों कराएं, अगर ऐसे काम चलता है तो चलाना है। हालांकि ये जो फिलॉसफी है काम चलाने की, कुछ लोगों को बहुत भारी भी पड़ती है और कुछ लोगों के लिए वो सीवियर भी होती है। कि कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास, हमने ये भी देखा है कि 70 साल का पेशेंट आया जिसको बहुत सीवियर आर्थराइटिस था। मैं अपने ही फैमिली में एक मेरे अंकल हैं जो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे थे, मेरे पास आए। हालांकि वो थिन लीन थे, बहुत ज़्यादा ओबेस नहीं थे। तो मैंने उनको देख के बताया कि आपका लास्ट स्टेज है, आपको आराम तो सर्जरी से ही आएगा, बट हाँ आप ये फलानी दवाई है, ये फिजियोथेरेपी है। बट ही वॉज वेरी मेटिकुलस। उनकी डाइट फुल ऑफ सैलेड्स, sprouts and all those things. He was staying in Germany, so he had that European culture of diet. Right. उन्होंने अगले 6 महीने तक वो सारा डाइट चेंज किया। He started walking, he taking precautions, घर अपना शिफ्ट कर लिया, सारी चीज़ें करी जो बोली। वेरी रेयरली यू सी कि एक पेशेंट सब कुछ मॉडिफिकेशन करता है। और टू माई सरप्राइज, ये मैं बात करूँ आज से 8 साल पहले की, जब मैंने उनको रेकमेंड किया, और आज भी 8 साल में वो हेल एंड हार्टी हैं, कभी उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बारिंग 1 or 2 स्मॉल एपिसोड्स। सो ऐसे भी लोग होते हैं जो उस एज में भी 10 साल और निकाल जाते हैं, और ऐसे भी हैं जो हमने 45 में भी मजबूरी में जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ गया। जी। सो पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान वेरी होता है, इसलिए सही उस सारे फैक्टर्स को देखना, उसके हिसाब से एक इंडिविजुअलाइज कस्टमाइज प्लान बनाना, और देन उसको रेगुलर फॉलो में रखना। कई बार होता है एक बार दिखाया फिर 3 साल कोई पेशेंट आया नहीं, वेट भी बढ़ गया, शुगर भी बढ़ गई, कंट्रोल नहीं है। सो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 60-70% पेशेंट्स ऐसे हैं जो वेरिंग डिजीज ऑफ स्टेजेस पे आते हैं। अगर वो हमारी कंजर्वेटिव एडवाइस माने तो चांसेस है कि वो सर्जरी से कुछ समय के लिए और काफ़ी समय तक दूर रह सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो हैबिट्स, दे आर ओल्ड हैबिट्स, दे आर डाई हार्ड। It is very difficult for them to change the lifestyle all of a sudden because of their religious or customary things at home. So हम बताते जरूर हैं, and we also keep on motivating them, but somehow few patients would agree and follow up, but rest of the patient, they find it difficult to change so many things in their routine daily life.